आज हो गया हमारा 2 जनवरी ना। तो आज का करंट अफेयर देखो, आज का करंट अफेयर कुछ ऐसा है जो हम पहले उसकी कहानी सुन रखे हैं। जीएसटी में अभी अमेंडमेंट हुआ था तो तुमको हम कराए थे ना कि सिन टैक्स एक नया स्लैब ऐड हुआ है जीएसटी वाले में, जिसमें जो सिगरेट्स हो गए, पान मसाला हो गए या लग्जरी गुड्स हो गए, इनके लिए थोड़ा सा हाई टैक्स स्लैब, एक अलग से टैक्स स्लैब बना दिया गया है, जिसको सिन या लग्जरी गुड्स पे जो टैक्स लगता है वो भी कैटेगरी वाला नाम हम दिए हैं, सिन या लग्जरी टैक्स जिसको हम कहते हैं। तो सरकार हमेशा से कह रही है कि सिगरेट पे, पान मसाला पे, वैसा प्रोडक्ट जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है या फिर जो हाईली लग्जरियस गुड्स हैं, उन पे सरकार एक्स्ट्रा टैक्स लेगी। अभी कुछ समय पहले एक आर्टिकल देखे थे जिसमें वो सेस और सरचार्ज भी लगाने की बात कर रही है टोबैको प्रोडक्ट्स पे, उसी जीएसटी अमेंडमेंट्स के अंदर, और वो 1 फरवरी से लागू होगा। वो तो जब लागू होगा तो देख लेंगे। अभी कुछ बेसिक हमारे न्यूज़ आ गए हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, कोटपा एक्ट 2003 का ये एक्ट है। ठीक है, ये एक्ट 2003 में आया था। इसने पुराने सिगरेट एक्ट 1975 को रिप्लेस किया था। अब सिगरेट एक्ट 1975 को रिप्लेस क्यों किया गया था? क्योंकि सिगरेट एक्ट 1975 में ना सिर्फ सिगरेट्स एडेड थे, बीड़ी नहीं थे, सिगार्स नहीं थे, पान मसाला गुटखा ये सब नहीं था। इसलिए हम सिगरेट एक्ट 1975 को रिप्लेस कर दिए और नया ये कोटपा एक्ट 2003 में लेकर आए। कोटपा एक्ट में सिगार, बीड़ी, पाइप, टोबैको, हुक्का, पान मसाला, चुइंग मसाला, गुटखा सब है। ठीक है। फिर नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी 2008 में हम एक प्रोग्राम शुरू किए थे, जिसमें टोबैको पे कंट्रोल करने के लिए हम एक प्रोग्राम शुरू किए थे। उसमें वो क्विट टोबैको ये सब का भी स्लोगन खूब चला था। तो वो इसी कोटपा एक्ट के अंडर में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। अब एक और चीज़ है, वो देखो, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग अमेंडमेंट रूल्स, कि ये जो सिगरेट और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इनका पैकेजिंग और लेबलिंग कैसे होगी, तो इनको लेकर भी अमेंडमेंट रूल्स 2020 में आए हैं। इसमें मैंडेटरी ये बोला गया कि जो भी सिगरेट है या गुटखा का पैकेट है ना, उस पर 85% जो पैकेट का एरिया है उस पर हेल्थ की वार्निंग होनी चाहिए। तभी तो सिगरेट के डिब्बे पे वो बड़ा सा फेफड़ा गला हुआ फोटो बना होता है पूरे डिब्बे पे, उस पे लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ। गुटखे के मसाले वाले पैकेट पे लिखा होता है कि कैंसर हो सकता है, ऐसा करके वो लिखा होता है ना, और मेनली डोमिनेटेड वही फ़ोटो बना होता है। तो ये वो इसी अमेंडमेंट रूल्स के अंडर में होता है कि 85% जो पैकेट का एरिया है उस पर हेल्थ की वार्निंग होनी चाहिए, 60% पिक्चर के थ्रू और 25% टेक्स्ट के थ्रू वार्निंग होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि पैकेज और लेबल कैसे करना है गुटखा सिगरेट को। फिर से एक एम सीजेशन प्रोग्राम हम चलाए थे। ये एम सीजेशन प्रोग्राम क्या है? देखो, सीज मतलब छोड़ देना, छुड़वाना होता है, समाप्त कर देना, किसी चीज़ को एंड कर देना। तो एम सेसेशन प्रोग्राम हम चलाए थे, और ये एम इसलिए लगाया ना क्योंकि ये डिजिटल प्रोग्राम हम चलाए थे। इसमें हम मोबाइल टेक्नोलॉजी का रोल यूज़ किए थे, और टोबैको सेसेशन मतलब टोबैको, गुटखा, सिगरेट छोड़ने के लिए ये मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अवेयरनेस चलाए थे, जिसमें इंडिया टेक्स्ट मैसेज भेजता था कि आप आज ही टोबैको, नशा ये सब छोड़िए। 2016 में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, और ये भी क्विट टोबैको इनिशिएटिव का पार्ट था, एम सेसेशन प्रोग्राम। ठीक है। चलो, अब कुछ और बेसिक एक्ट्स देखो। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 जो है ना, उसने स्मोकिंग को एयर पॉल्यूटेंट माना है, कि अगर आप खुले प्लेस में स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप एयर पॉल्यूशन भी कर रहे हैं। तो स्मोकिंग कंसिडर्ड एज एयर पॉल्यूटेंट इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ध्यान रखना, वो पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन। फिर से केबल टेलीविज़न नेटवर्क अमेंडमेंट एक्ट 2000 में हम इसको किए थे, और इसमें हम सेक्शन ये डाले थे कि प्रोहिबिट करना है ट्रांसमिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन टोबैको एंड लिकर इन इंडिया। मतलब गुटखा, पान मसाला, टोबैको और लिकर का एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर सकते हैं टीवी पे। ये रूल है। कौन से रूल में? केबल टीवी नेटवर्क अमेंडमेंट एक्ट 2000। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी का मिसयूज़ करते हैं आजकल के जो इन्फ्लुएंसर हैं ना, वो इनडायरेक्ट वे में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिसको हम सरोगेट
एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट भी तुमको हम करा चुके हैं। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट में होता क्या है, दिखा कुछ रहे हैं, होता कुछ है। अजय देवगन जो प्रचार करता है दाने दाने में केसर का दम, वो किस चीज़ का प्रचार है? इलायची का प्रचार है कि गुटखा का प्रचार है? तो गुटखा का प्रचार है। अब हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं गुटखा का प्रचार, क्योंकि ये रूल मना कर रहा है केबल टीवी वाला। इसलिए हम केसर वाली इलायची का प्रचार करके इनडायरेक्टली लोगों को उस ब्रांड की तरफ प्रोवोक कर रहे हैं कि ये वाला गुटखा खाओ। तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब ही वही होता है कि किसी और चीज़ का सहारा लेकर हम प्रमोट कोई और चीज़ कर रहे हैं। ठीक, फिर से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का देखो, इसने टोबैको और निकोटीन को सीधा मना किए हुआ है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट में हम टोबैको और निकोटीन को एज ए इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 31 मई को हम वर्ल्ड टोबैको डे मनाते हैं। दैट्स इट। ये हमारा टोबैको का पूरा रेगुलेशन इंडिया में कैसे होता है, टोबैको को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, टोबैको के जो यूज़ हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कौन कौन से एक्ट चला रहे हैं, क्या क्या चला रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चला रहे हैं, सब बता दिए। कैसे वार्निंग देना है, कैसे अवेयर करना है लोगों को, उसके लिए पैकेजिंग एंड लेबलिंग अमेंडमेंट रूल्स हम 2020 में लेकर आए। तो वो सब हम तुमको बता दिया। बाकी हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ टोबैको तो तुमको पता ही है ना, बीमारी हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा, ब्रोंकियाइटिस हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, तो इम्पैक्ट तो तुमको पता ही है। दूसरा टॉपिक देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेंस में आ सकता है इस बार, क्योंकि बांग्लादेश में ये चीज़ बहुत हुई है, नॉर्थ ईस्ट में भी हुई है, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग मतलब 5 या 5 से ज़्यादा आदमी का एक भीड़ था, उसने किसी आदमी को मार दिया। कलेक्टिव वायलेंस, मॉब लिंचिंग क्या है? एक कलेक्टिव वायलेंस है वेयर ए ग्रुप ऑफ अनलॉफुली, मतलब एक ग्रुप, किसी भी तरीके का ग्रुप हो, पीपल का हो या फिर किसी एक ये स्पेसिफिक माइंडसेट का ग्रुप हो, स्पेसिफिक कम्युनिटी का ग्रुप हो, वो अनलॉफुली इलीगल वे में किसी एक इंडिविजुअल को पनिश करने के नाम पे उसको मार दे और लीगल प्रोसीजर को वो बाईपास कर दे, इसी को हम मॉब लिंचिंग बोलते हैं। कलेक्टिव वायलेंस वेयर ए ग्रुप अनलॉफुली पनिश इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन परसीव्ड रॉन्ग डूइंग्स बाईपासिंग लीगल प्रोसीजर्स। मतलब हम ऐसा धारणा बना लेते हैं, हमारा मन ऐसा मान लेता है कि ये इंसान धर्म के खिलाफ काम किया है, ये इंसान सोसाइटी के खिलाफ काम किया है, इसको मारो। और 5 या 5 से ज़्यादा लोग को ही ग्रुप हम कहते हैं, और वो लोग जब मिलकर उसको मार देते हैं तो हम लीगल प्रोसीजर को बाईपास कर दिए, उसको वहीं पे इंस्टेंट जस्टिस जो देने की हम बात करते हैं वो देने की का कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये नहीं देख पाए कि जिसको हम कल्प्रिट समझकर मार रहे हैं वो सही में कल्प्रिट है क्या कि नहीं, उसने सही में वो चीज़ किया है कि नहीं, तो ये तो हो ही नहीं पाता है, तो लीगल प्रोसीजर बाईपास हो जाता है। तो मॉब लिंचिंग क्रिमिनल ऑफेंस है इंडिया में, और फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है मॉब लिंचिंग में, अभी बताते हैं आगे। ये तो मॉब लिंचिंग हो गया। फिर से एक टर्म है काउ विजेंटलिज्म। हम विजिलेंट रहते हैं काउ प्रोटेक्शन के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे, लेकिन इसके नाम पे भी ना वायलेंस कर दी जाती है कि गाय के रक्षा के नाम पे इंसान वायलेंस कर दे रहा है, जो कि सिक्योरिटी और सोशल हार्मोनी के लिए, हमारे सेकुलर स्ट्रक्चर के लिए एक थ्रेट है। काउ विजेंटलिज्म मतलब सीधा गाय के प्रोटेक्शन के नाम पे हम हत्या कर दे रहे हैं किसी लोगों की। ठीक है, तो ये भी तो गलत है, इससे इंडियन सेकुलर स्ट्रक्चर, सोशल हार्मोनी सब डिस्टर्ब हो रहा है। आप लीगल वे चुनिए ना, जो लीगल तरीका है उस तरीके से काम होना चाहिए। अब इसका कॉजेज़ क्या क्या है कि अगर परसीव्ड थ्रेट हो कल्चर का, आइडेंटिटी का, कि तुम्हारे इस चीज़ से मेरा कल्चर, मेरा आइडेंटिटी खतरे में है, तो वो एक कारण बनता है। इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन रिलेशनशिप एक कारण बन जाता है। फूड हैबिट, कस्टम्स एक रीज़न बन जाता है। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन ये एक कारण बन जाता है। सोशियो पॉलिटिकल टेंशंस ये भी एक कारण बनता है। सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बीच का एक टेंशन जो होता है ना, वो भी कारण बनता है। कैसे? देखो, हम इस पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में तुमको नहीं समझा सकते हैं अभी, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा उस पर डिस्कशन करना, लेकिन तुम इनडायरेक्टली समझ जाओगे। जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, वो किसी न किसी आइडियोलॉजी पे चल रहा है, और उसमें किसी न किसी लाइक माइंडेड कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हिंदू ग्रुप किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है, मुस्लिम ग्रुप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है, ऐसे बटी हुई है ना। तो इसी को हम सोशियो पॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट करना बोलते हैं सोसाइटी में। कभी इस तरफ का पार्टी उधर भड़का देगा, कभी उस तरफ का पार्टी इधर भड़का देगा। ये कॉजेज़ हो गया। अब इंडिया में लीगल प्रोविजंस देख लो, तो हमारे पास भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 103 है। 103 का सब क्लॉज 2 है, जो कि मॉब लिंचिंग को एज ए मर्डर मानता है, जहाँ पे उन्होंने मॉब लिंचिंग को डिफाइन ऐसे किया है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप कोई ऐसा काम कर दे, कोई मर्डर कर दे,
किस नाम पे? रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, इन सब के नाम पे अगर किसी को मार दिया जाए, 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप मार दे मिलकर, तो उसको मॉब लिंचिंग कहेंगे। और मॉब लिंचिंग मर्डर है, इसमें फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है, डेथ पेनल्टी तक का इसमें पनिशमेंट सेट किया गया है, और उम्र कैद तक की भी सज़ा है। या तो डेथ पेनल्टी हो जाएगी या उम्र कैद होगी, सजा विथ फाइन, कंपनसेशन के साथ। सेक्शन 117(4) देखो बीएनएस का ही, ये क्या है? 117(4) अगर हम बीएनएस का सेक्शन देखें तो इसमें ग्रीवियस हर्ट बाय मॉब, ये इंसान मरा नहीं है, बच गया है, बस इसको चोट बहुत ज़्यादा लगा है। तो अगर चोट बहुत ज़्यादा लगा है तो उसके लिए एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 117 सब क्लॉज 4, जिसमें 7 साल तक का सज़ा, जेल और फाइन दोनों का प्रोविज़न है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस देख लो। तहसीन पूनेवाला केस एक आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल को ये अधिकार नहीं है कि वो लॉ को अपने हाथों में ले। मॉब लिंचिंग को सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि सारे स्टेट्स नोडल ऑफिसर अपॉइंट करे हर एक जिला में, ताकि मॉब लिंचिंग को रोका जा सके। अब कुछ अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक लॉ भी देख लो कि स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ लॉ लेकर आई है जिससे कि मॉब लिंचिंग को रोका जा सके। तो पहला तो मणिपुर प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब वायलेंस एक्ट 2018 मणिपुर लेकर आया है। वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग एक्ट 2019, इसमें वेस्ट बंगाल लेकर आया है। तो ये अलग अलग स्टेट लॉज हैं जो मॉब लिंचिंग को टैकल करने के लिए अलग अलग अपना डोमेस्टिक लॉ लेकर आए हैं। अब वे फॉरवर्ड देखो कि कैसे इसको हम रोक सकते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को रोको, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो फेक न्यूज़ेस चल रहे हैं उसको रोको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो फेक वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसको रोको, स्पीडी फास्ट ट्रायल कराओ, जो लोग विक्टिम हैं मॉब लिंचिंग के उनको टाइम से कंपनसेशन मिले, और जो लोग एक्यूज्ड हैं उनका फास्ट ट्रायल हो, उनकी जल्दी से उनको सज़ा दिलवाओ, ताकि सोसाइटी में एक मैसेज जाए कि अगर हम ऐसा कुछ काम करते हैं तो तुरंत सज़ा मिल जाएगा। क्योंकि आज के डेट में क्रिमिनल्स को सबसे बड़ा प्रोटेक्शन तो ये है कि वो 20 साल तक कोर्ट में केस चलता रहेगा, होना कुछ नहीं है। तो डिलेड जुडिशियरी एक बड़ा बैकअप का काम करता है क्रिमिनल्स के माइंडसेट के लिए। सोसाइटी को अवेयर करो, सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाओ कि भैया ये सब में कुछ नहीं रखा है, धर्म जाति के नाम पे लड़ रहे हो, ये सब कुछ नहीं है। इस तरीके से अवेयर करो, लेकिन होना कुछ नहीं है। आज की जो सोसाइटी है वो इस सब में फंसी हुई है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये सोसाइटी फंसी नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे ये जनरेशन पास करेगा आने वाला जनरेशन कुछ नहीं देख रहा है। तो बस इंडिया में जाति और धर्म बस 15 से 20 साल हैं, उसके बाद नहीं रहेंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रमोट करो। कम्युनिटी पुलिसिंग मतलब पुलिस वाले आकर कम्युनिटी में मिले, लोगों के साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करे, लोगों से हाल चाल पूछे, कि उनसे इंटरेक्ट करे। कम्युनिटी पुलिसिंग इसी को बोलते हैं। तो ये सब इंश्योर करेंगे तो मॉब लिंचिंग दूर हो सकती है। तीसरा टॉपिक देखो, पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम। ये किसका है? तो ये यूएस का है। ये यूएस इस्तेमाल करता है। क्यों इस्तेमाल करता है? ताकि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, या फिर कोई एरियल थ्रेट, हवा से थ्रेट आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। अरे ये पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम जैसे हमारा S-400 है ना, वैसे ही है कि वो हवा से आने वाले किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। उसी तरीके से ये पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम यूएस का है। उसी तरीके से एक और मिसाइल सिस्टम आयरन डोम है, ये भी उसी तरीके से है, एयर डिफेंस सिस्टम है, हवा से आने वाले किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज करेगा। यह इसराइल का है। S-400 रसिया का है। थर्ड यूएस का है। ठीक, तो ये कुछ 4 मिसाइल सिस्टम थे और उनके अलग अलग देश, ये नाम ध्यान रखना। लास्ट टॉपिक आज का देखो, बॉम्ब साइक्लोन। ये क्या है? ज्योग्राफी के फैक्ट्स ढूंढते हो ना कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 1-2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में करंट अफेयर से ऐसे ही निकल जाते हैं। बॉम्ब साइक्लोन देखो, ये एक पावरफुल मिड लैटिट्यूड वेदर सिस्टम है। कहाँ पे हो रहा है? मिड लैटिट्यूड में हो रहा है, जिसमें कि एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस होता है, मतलब बहुत तेज़ साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। वेदर चेंजेस बहुत तेज़ होते हैं इसमें। 24 घंटे में एयर प्रेशर सडनली नीचे चला जाएगा। ये सब बॉम्ब साइक्लोन में होता है। सीवियर वेदर इम्पैक्ट होता है। अब ये बनता कब है? जब पोलर रीजन से जब ठंडा हवा आता है और वो जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन का गर्म हवा है उससे मिलता है तब। तो ज्योग्राफी में हमने एक टर्म पढ़ते हैं ना, फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट्स का क्रिएशन। ठंडी हवा गर्म हवा से मिल रही है, ठंडी हवा भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है, तो वो भारी वाली हवा गर्म हवा को दबा देती है, जिस कारण से ठंडी हवा का डोमिनेंस हो जाता है और फ्रंट क्रिएट होता है, पोलर फ्रंट थ्योरी जिसको हम कहते हैं। और उसी फ्रंट थ्योरी के कारण फिर फ्रंटोजेनेसिस होते होते टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म करता है। तो बॉम्ब साइक्लोन बस वही है, कुछ नहीं है
कि ये ठंडी हवा कोलाइड कर रही है गर्म हवा के साथ, और ये ज़्यादातर ओशन के ऊपर में होता है। और जब जब ये कोलिजन होता है तो टेम्परेचर सडनली नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिरेगा? क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और जो ठंडी हवा है वो भारी होती है, तो ठंडी हवा का डोमिनेंस हो जाता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर डाउनफॉल होगा, स्नोफॉल होगा, हवा बहुत तेज़ चलेगी। तो ये सब बॉम्ब साइक्लोन के प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसे बनता है वो बता दिए, कहाँ बनता है वो बता दिए। बस ये पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम और इसके साथ कुछ अलग अलग मिसाइल सिस्टम बता दिए। मॉब लिंचिंग के टॉपिक्स देख लिए, लीगल प्रोविजंस देख लिए, कॉजेज़ देख लिए, वे फॉरवर्ड देख लिए, टोबैको और सिगरेट से रिगार्डिंग इंडिया के लॉ रूल्स रेगुलेशंस देख लिए। अब इम्पैक्ट ऑफ सिगरेट, इम्पैक्ट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स तो तुमको पता ही है कि कैंसर हो जाएगा, फेफड़ा गलेगा, तो उसको हम क्या लिखें। ठीक, अब इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है तुमको हम दे देते हैं। एक टॉपिक तो रिपीटेड था, वही एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग। वो तुम टॉपिक देखो, तुमको हम वो एग्रीकल्चर कंप्लीट कराए हैं ना, उसी एग्रीकल्चर कंप्लीट नोट्स में और ऑडियोज़ में वो कराया हुआ टॉपिक है। शायद तुम लोग आंसर राइटिंग भी कर चुके हो, स्टिल हम फिर से क्वेश्चन भेज दे रहे हैं। तो दैट्स इट, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। चलो टेक केयर, मिलते हैं कल फिर।